हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक विनाशक। विनाशक राजनगर, जिसमें रहते हैं बहुत से ऐसे लोग जो शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए वे हर काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके काम से शहर की सुंदरता पर कोई असर न पड़े। लेकिन राजनगर में बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके कामों से शहर नरक बनता है या शमशान। बम जहाँ फूटता है वहाँ तबाही मचा देता है। लेकिन ये बम कैसा है जिसका धमाका तो हुआ लेकिन उसके धमाके से चींटी भी नहीं मरी। रिलैक्स मिस्टर आर्यन। आयरन, इस बम का असर फटने के साथ नहीं बल्कि फटने के बाद होता है। और असर भी ऐसा कि 10 गज की पर्दी में जो भी इस बम के प्रभाव के दायरे में आएंगे वे ऐसे तड़प कर अपना दम तोड़ेंगे जैसे पानी से बाहर निकलकर मछली अपना दम तोड़ती है। देख रहे हो? हाँ, मेरी आंखों के सामने है तड़पते हुए लोग और उनके सिरों पर तांडव करती मौत। गजब है तुम्हारा बॉम्ब। ये तो कुछ भी नहीं। जो मटेरियल मेरे पास है उससे ऐसे बम भी बन सकते हैं जो 10 किलोमीटर के एरिया को भी कब्रिस्तान बना दें। अब मेरी ऑफ़र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है। तुम मुझे रॉ मटेरियल भेजो, मैं उसे अपनी फैक्ट्री में बम का रूप देकर उन्हें विदेशों में सप्लाई करता हूँ। लेकिन इस सारे काम का मैं आधा हिस्सा लूँगा। तुम बहुत समझदार हो आयरन। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से मैं ना तो अपने मटेरियल से बम बना सकता हूँ और ना उसे कहीं सप्लाई कर सकता हूँ, जबकि राजनगर में रहकर तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने आधे हिस्से का पार्टनर बनाता हूँ। गुप्त रूप से एक बड़ा सौदा तय हो गया था, लेकिन जो उस सौदे का आधार था वह गुप्त नहीं रहा। क्राइम कवरेज, 50 लोगों की दम घुटने से मृत्यु। मौत दबे पांव आकर 50 निर्दोष लोगों को निकल गई। कारण की जांच जारी। और मेरी जांच ये कहती है कि कल रात 50 लोगों के मारे जाने के पीछे खतरनाक पेट्रोल जेली बम का हाथ था। पेट्रोल जेली बम? ये क्या भला है डॉक्टर अनीस? पेट्रोल के अंदर जो अत्यंत घातक विषैले तत्व होते हैं उन्हें एक जेली के रूप में इकट्ठा किया जाता है। उस जेली को बाद में बम का रूप दे दिया जाता है। वही बम पेट्रोल जेली बम कहलाता है। ये बम जैसे ही फटता है वैसे ही इसमें मौजूद विषैले तत्व वातावरण की ऑक्सीजन को समाप्त कर देते हैं। और जब वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। ओह, ये किस मुसीबत ने शहर में सिर उठा लिया? इस मुसीबत को रोकने के लिए तुरंत ही कुछ कीजिए कमिश्नर साहब। मेरा दिल कहता है कि आने वाले दिनों में यह मुसीबत एक भयानक रूप धरने वाली है। राजनगर में सचमुच उस मुसीबत को भयानक रूप देने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वह तैयारी परवान चढ़ पाती उससे पहले ही सक्रिय हो गई कानून की मुहाफिज वे दो आंखें, फर्ज की बागडोर थामने वाले वे दो हाथ, कानून की धाराओं का गुलाम व जिस्म। रोको। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या अब दूध सप्लाई करना भी जुर्म हो गया है? नहीं, दूध सप्लाई करना जुर्म नहीं है, स्कैन मोड। लेकिन वह विस्फोटक पदार्थ सप्लाई करना जरूर जुर्म है जो इस दूध वाले टैंकर में भरा है। ये इंसानी आंखें नहीं जिसमें तुम धूल झोंक सको। ये स्टील की वे आंखें हैं जो फौलाद के सीने को फाड़कर उसके पीछे छिपी सच्चाई को देख लेती हैं। भड़ाक। और ये इंसानी नहीं, आयरन का जिस्म है जो जुर्म की तरफ उठने वाली हर कानूनी आग को फोड़ने के लिए पैदा हुआ है। टैंकर के अंदर से बाहर निकलने वाले आयरन नामक उस शख्स को देखकर किसी भी साधारण इंसान के तिरपन कांप सकते थे, लेकिन फ़र्ज़ की उस मशीन पर उसका ज़रा भी असर पड़ा हो ऐसा नहीं लगा। जुर्म की दुनिया का आयरन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे कानून के आगे घुटने टेक नहीं होते हैं। थाड़। कानून ने अभी ऐसी कोई फौलाद नहीं बनाया, भड़ाक, जो आयरन को झुका सके। स्टील को दूर फेंक कर आयरन मेढक की तरह उछलकर टैंकर में सवार हुआ। बेहद फुर्ती के साथ उसने गियर भी डाला, एक्सीलेटर भी दबाया, लेकिन एक्सीलेटर पूरा दबा हुआ है। ये टैंकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि अब कानून के हाथ लंबे ही नहीं ताकतवर भी हो गए हैं अपराध को चारों खाने चित्त करने के लिए। टैंकर पलटने के साथ ही गड़बड़ हो गए आयरन को कानून की उस ठोकर ने सीधा किया। खुद को फौलाद बना लेने के लिए सिर्फ फौलादी कवच ही बहुत नहीं होता, क्लम, जिस्म भी फौलाद होना चाहिए और थोबड़ा भी। मैं इस टैंकर को उड़ा दूंगा।
इसमें भरी पेट्रोल जेली के प्रभाव से तू भी खत्म हो जाएगा स्टील, और आसपास का एरिया भी। अपने नापाक इरादे को तू शौक से पूरा कर सकता है अगर तू टैंकर तक पहुंच जाए तो। स्टील के सर्विस रिवॉल्वर से निकली इस गोली ने आयरन के हाथ में थमे लाइटर को अपना निशाना बनाया, और इस गोली ने आयरन की टांग को एम पावर, लेकिन हलाल होते बकरे की तरह चीखता हुआ नीचे गिर पाता उससे पहले ही स्टील ने उसे थाम लिया। नीचे गिर कर तू बेहोश हो सकता है आयरन, जबकि मुझे तुझे होश में रखना है, क्योंकि मुझे तुझसे पूछना है कि टैंकर भर के ये पेट्रोल जेली किसने राजनगर भेजी और क्यों। स्टील के सामने इतनी देर टिकने के बाद आयरन में इतनी ताकत कहाँ बची थी कि वह ज़ुबान बंद रखे रखता। पेट्रोल जेली से भरा ये टैंकर दिल्ली से भेजा गया था। मैंने इसे राजनगर की सीमा पर रिसीव किया था और अब मैं इसे लेकर अपने अड्डे पर जा रहा था, जहाँ मुझे इस जेली से पेट्रोल जेली बैम बनाने थे। इस टैंकर को राजनगर भेजने के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह दिल्ली में कहीं रहता है। वह कौन है और उसका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। लाइट डिटेक्टर बता रहा है कि यह सच बोल रहा है। इसे सचमुच नहीं पता कि अपने स्वार्थ के लिए इंसानों की ज़िंदगियों से खेलने वाला वह यमदूत कौन है, लेकिन वह मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता, चाहे उसके लिए मुझे दिल्ली के अंतरिक्ष में भी क्यों ना जाना पड़े। फिलहाल तो मुझे इसके और इसके बम बनाने वाले अड्डे की सूचना हेडक्वार्टर को देनी है। इधर स्टील का हाथ रिसीवर से छेड़छाड़ कर रहा था, इधर किसी की उंगलियां कुछ बटनों पर नाच रही थी। 90% रोबोट, 10% ह्यूमन। इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। मुझे अपनी तलाश एक बार फिर नए सिरे से करनी होगी। किसी की तलाश नए सिरे से शुरू होने जा रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील को जो सिरा मिला था उसे अपनी तलाश उसी से शुरू करनी थी। और मुझे अपनी ये जांच पूरी करने के लिए दिल्ली जाना होगा सर। पेट्रोल जेली बम के सहारे खतरनाक खेल खेलने वाला खिलाड़ी वहीं है सर। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम इस केस को अंजाम देने के लिए दिल्ली जा सकते हो। थैंक यू सर। जिस पेट्रोल जेली बम ने राजनगर के सुपर कॉप को परेशान कर रखा था, उसने दिल्ली के इस वंडर पुलिसमैन की भी नींद हराम कर रखी थी। सारी पुलिस फोर्स भयानक तबाही मचाने वाले पेट्रोल जेली बम से संबंधित गिरोह को ढूंढने के लिए परेशान है, और तुम हो कि मुझे डिस्को में ले जाने की जिद कर रही हो। भगवान के लिए मेरी परेशानी समझो शिप्रा, और मेरा पीछा छोड़कर अपने घर जाकर टीवी पर फिल्म देखो। उस फिल्म को तो पापा मम्मी के साथ बैठकर देख रहे हैं, और इसी से पता चलता है कि दिल्ली के पुलिस वाले पेट्रोल जेली बम से जुड़े गिरोह को ढूंढने के लिए कितने सक्रिय हैं। इसलिए ज़्यादा बहाने मत बनाओ और जल्दी से मेरे साथ डिस्को में चलने के लिए तैयार हो जाओ। समझने की कोशिश करो शिप्रा, दिल्ली में होने वाले पेट्रोल जेली बम के धमाकों से तुम्हारे पापा रघुनाथ मिश्रा परेशान हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मेरा पीछा छोड़कर मुझ पर एहसान करो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ डिस्को चलना ही होगा। शट अप, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। भागो यहाँ से। तुम जैसी लड़कियाँ कभी किसी परेशानी को दूर नहीं कर सकती, बल्कि उसे बढ़ा ही सकती हो। विनय की इस डांट ने शिप्रा को रुला दिया। अरे तुम तो रोने लगी। देखो, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। यकीन मानो, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। तुम्हें मेरी परेशानी को समझना चाहिए शिप्रा। अच्छा सुनो, मैं जब इस पेट्रोल जेली बम वाले केस को सॉल्व कर लूँगा तब तुम्हारे साथ डिस्को चलूँगा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आई प्रॉमिस। अब तो मैं तुम्हारे पास तभी आऊँगी जब तुमको दिखा दूंगी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो परेशानियाँ बढ़ाती हैं, बल्कि उनमें से हूँ जो परेशानियाँ दूर करती हैं। मेरी परेशानी तुम दूर करोगी। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि सूरज पश्चिम में डूबने वाला है, यानी गुड इवनिंग। तुम जाओ। जाती हूँ। गुस्से में पैर पटकती वहाँ से रवाना हुई शिप्रा। दंदनाती हुई अपने घर में दाखिल हुई। मुझे विनय को दिखा देना है कि मैं वैसी लड़की नहीं जैसी वो समझता है, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे ये पापा क्या कर रहे हैं? अपने पलंग के गद्दे के नीचे क्या छिपा रहे हैं वे? रुपए? इतने सारे रुपए? पापा के पास इतने सारे रुपए कहाँ से आए? शिप्रा के सवाल का जवाब उसे उस समय मिल गया जब उसके पापा रघुनाथ मिश्र ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। मेट्रो क्लब में तुम्हारे आदमी मिस्टर यमदूत ने मुझे रुपया दे दिया है, तभी तो ड्यूटी पर होते हुए मैं घर पर मौजूद हूँ और तुम्हारे खेलने के लिए कनॉट प्लेस का मैदान खाली छोड़ दिया है। लेकिन तुम वहाँ कौन सा खेल खेलना चाहते हो घड़ियाल सेठ? कुछ ही देर में सारी दुनिया के साथ साथ तुम भी खेल के बारे में जान जाओगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल चुकी है, इसलिए ऐश करो। खटा। ओह, अब मैं समझी कि ड्यूटी पर होने के बाद भी पापा घर क्यों हैं। लेकिन उनके ड्यूटी स्थल कनॉट प्लेस पर अपराधी ऐसा कौन सा खेल खेलना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने पापा को लाखों रुपए दिए? कोई तगड़ा ही चक्कर लगता है। मुझे इसके बारे में विनय को बताना चाहिए, लेकिन मुझे पापा वाली बात गोल करनी होगी, वरना वह सोचेगा कि मैं एक रिश्वतखोर पुलिस वाले की बेटी हूँ।
शिप्रा तेजी से विनय से मिलने के लिए चल पड़ी थी, लेकिन विनय उसे नहीं मिलने वाला था। विनय इस समय परमाणु के रूप में आकाश की ऊंचाइयों को नाप रहा था और उसके कानों में गूंज रही थी वह मशीनी आवाज़, तेज परमाणु और तेज। तुम्हारी ज़रा सी देरी पालिका बाजार को लाशों का बाजार बना देगी। तुम चिंता मत करो प्रभोट, मेरे होते हुए एक भी लाश नहीं गिरेगी। मैं सही समय पर पहुंचूंगा। पालिका बाजार। लाल शर्ट वाले जिस आदमी को तुम बदहवास सा बाहर निकलता देख रहे हो, यही अपराधी है। धन्यवाद प्रभुट। अब ये भागकर अपने अड्डे पर नहीं, मेरे साथ हवा की सैर करने जाएगा, और वहाँ ये अकेला नहीं बल्कि अरे, उस सिलेंडर के साथ जाएगा जिसमें आग बुझाने वाली गैस नहीं, मौत बांटने वाला सामान भरा हुआ है। चिम। लेकिन इसमें भरा मौत का सामान तभी अपना असर दिखाएगा जब ये ज़मीन पर फटे। धरती से कई सौ फीट ऊपर वायुमंडल में अगर ये फटेगा तो किसी का बाल भी बाका फड़ाक नहीं कर पाएगा। अब मुझे ये जानना है कि उस सिलेंडर को हथियार बनाकर तबाही का खेल कौन खेलना चाहता है, और इसका जवाब देगा मुझे वो जो उस सिलेंडर को पालिका बाजार में रखकर भाग रहा था। ओह नो! परमाणु रस्सी से बंधे उस अपराधी की तरफ पलटते ही परमाणु को एहसास हुआ कि उस अपराधी को अपने साथ लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उफ, ये तो पीड़ा से तड़प रहा है। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा है, और इसका ये हाल हुआ है इतनी ऊंचाई पर मौजूद वायु के उच्च दबाव के कारण। उस सिलेंडर को जल्द से जल्द धरती के वायुमंडल की परदी से दूर निकालने की जल्दी में मैं ये भूल गया कि ये मेरी तरह विशेष पोशाक धारण किए वंडरमैन नहीं, साधारण आदमी है। मुझे इसे लेकर तुरंत नीचे पहुंचना होगा। फ्लाइंग पावर, तभी ये बच सकता है। पावर टेस्टिंग कंटिन्यू। ओह नो! मेरे बचाने की पूरी कोशिश के बाद भी ये मर गया। उफ, मेरी जल्दबाजी के चक्कर में इसकी सांसें बंद हो गई, और साथ ही बंद हो गया इससे पूछताछ करके पेट्रोल जेली बम के निर्माता तक पहुंचने का रास्ता। तभी परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी हुई आवाज़, परमाणु परमाणु। यस प्रबोट, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? वहाँ पालिका बाजार में पेट्रोल जेली बम का ज़बरदस्त आतंक फैला है, उसे जाकर शांत करो। ओके प्रबोट, मैं उधर ही जा रहा हूँ। लेकिन बम के नाम से अड़बड़ाए लोगों को शांत करने और लाश को पुलिस के हवाले करने वहाँ परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय पहुँचेगा। कृपया उत्तेजित ना हो। अब बाजार को कोई खतरा नहीं है। शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। भागो! शांति की अपील करके हटा जो इंस्पेक्टर विनय, तो उसे पत्रकारों के सवालों का सामना करना पड़ा। परमाणु ने उस अपराधी की लाश सौंपते हुए आपको जो बताया, क्या आप हमें वह बताएंगे? श्योर। परमाणु ने यह बताया कि ये अपराधी जो आग बुझाने वाला सिलेंडर पालिका बाजार में रखकर भाग रहा था, वह असल में अत्यंत घातक पेट्रोल जेली बम था। ये तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पर परमाणु उस बम को ले उड़ा, वरना इस समय आप मेरा इंटरव्यू नहीं, पालिका बाजार में मचने वाली तबाही को कवर कर रहे होते। आजकल पेट्रोल जेली बम का आतंक पूरे देश में फैला हुआ है, और खबर है कि उसका निर्माण दिल्ली में कहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस पेट्रोल जेली बम के निर्माताओं को ढूंढने में सफल क्यों नहीं हो पा रही? हमारी कोशिशें जारी हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ जल्दी पेट्रोल जेली बम के निर्माता तक पहुंच जाएंगे, और उन हाथों को वहां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी शिप्रा मिश्र। शिप्रा, तुम पुलिस को पेट्रोल जेली बम के निर्माता तक पहुंचाओगी? कैसे? ये राज की बात है इंस्पेक्टर, और ये राज तभी खुलेगा जब पेट्रोल जेली बम के निर्माता की पोल खुलेगी, और ऐसा मैं जल्दी कर दिखाऊंगी। अगर पापा ने पेट्रोल जेली बम का यही खेल खेलने के लिए घड़ियाल नामक अपराधी से पैसा लिया है तो ये बहुत संगीन मामला है। इसलिए अब मैंने विनय को सब कुछ बताने का अपना फैसला बदल दिया है, क्योंकि अगर मैं इस केस की तह तक पहुंचने में सफल हुई तो हर तरफ मेरी वाहवाही हो जाएगी, और तब विनय को पता चल जाएगा कि शिप्रा किस बला का नाम है। लेकिन क्या पापा इतने गिर सकते हैं कि वे रुपयों के लिए हज़ारों ज़िंदगियों से खेल सकें? इसका पता तो तभी चलेगा जब मैं घड़ियाल नामक उस व्यक्ति तक पहुंच जाऊंगी जिसने यहाँ अपना खेल खेलने के लिए पापा को लाखों रुपए की रिश्वत दी। शिप्रा के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इस आत्मविश्वास के चक्कर में ये किसी मुसीबत में न फंस जाए। मुझे इसका ध्यान रखना होगा, और उसके लिए मुझे बनना होगा परमाणु। परमाणु की आंखें लगातार शिप्रा का पीछा कर रही थीं, जबकि किसी की आंखें हर पल जमी हुई थी परमाणु पर। ब्रेन पावर। इधर राजनगर से दिल्ली पहुंचे कानून के इस रखवाले की आंखें जमी हुई थी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर। जुर्म की दीवारों को चीरकर अपना मकसद तलाश करने के लिए भटकती उन आँखों को आखिर मंजिल मिल ही गई। देश में आतंक फैलाने के लिए तुम अब तक जो भी बम इस्तेमाल कर रहे थे, वे इसके सामने बच्चे हैं। इसका नाम पेट्रोल जेली बम है। जल्द ही इस बम का इस्तेमाल सारी दुनिया के अपराध जगत में होगा, इसलिए इसकी खरीदारी में ही समझदारी है। ऐसा है तो कल इन बमों की 4 पेटियां मेरे अड्डे पर भिजवा देना। ना ये कल तुम्हें बम भिजवा पाएगा और न तुम उसे रिसीव कर पाओगे, क्योंकि तुम दोनों आज ही जेल जा रहे हो।
लेकिन जेल जाने से पहले तुम मुझे बताओगे कि किसके कान हैं वे जिन्हें पेट्रोल जेली बम के धमाके अच्छे लगते हैं। तो थाए थाए। मेरे सवालों का जवाब दो। फड़ाक। वरना इन हथियारों की तरह तुम्हारी गर्दनें भी तोड़ डालूंगा। बोलो, कौन है तुम्हारा बॉस? घड़ियाल सेठ। तो तुझे घड़ियाल सेठ से मिलना है? हाँ, और मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने पिताजी रघुनाथ मिश्र का एक बहुत ज़रूरी मैसेज उन तक पहुंचाना है। ओह, तो तू घड़ियाल सेठ के लिए काम करने वाले इंस्पेक्टर मिश्र की बेटी है? हाँ यमदूत जी, पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। पापा के मुंह से इस मेट्रो क्लब के मैनेजर मिस्टर यमदूत का नाम सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ, और मेरा आना सफल हुआ, क्योंकि ये पापा को पहचानता है। लेकिन क्या ये मुझे घड़ियाल सेठ तक ले जाएगा? आओ मैं तुम्हें घड़ियाल सेठ से मिलवाऊँ। चलिए, बन गया काम। अब मैं घड़ियाल के अड्डे पर पहुंचकर अपने सेलुलर फ़ोन से पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, और जैसे ही पुलिस उस अड्डे पर पहुंचेगी, मेरा नाम सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा। फिर देखूंगी विनय कैसे मुझ जैसी ख्याति प्राप्त लड़की से दूर भागता। उफ, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हम घड़ियाल सेठ तक पहुंच गए। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊँ। दिल्ली के बाहर बने उस बड़े फार्म हाउस में शिप्रा को साथ लेकर पड़ता यमदूत जल्दी उस स्थान पर पहुंचूंगा। यहीं मिलेंगे मैं घड़ियाल सेठ। यहाँ कहाँ? यहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। कमाल है, यहाँ तो मैं कोई नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ एक नहीं बीसियों घड़ियाल सेठ मौजूद हैं। वो देखो, खचार पचार, ओ नो, खच। जाओ मिलो उनसे। यमदूत के एक धक्के के साथ ही शिप्रा का शरीर चल पड़ा उधर जिधर मौजूद थे वे घड़ियाल, जिनका मुंह बहुत बड़ा था और दांत बहुत पैने। तभी तो वह मुंह फाड़े इंतजार कर रहे थे उस पल का कि कब शिप्रा उनके बीच गिरे और कब वे उसे निवाला बनाए। लेकिन अचानक सरसराए वह तूफान और घड़ियालों के मुंह से उनका निवाला छीन कर ले गया। परमाणु नाम का तूफान था वह, जो शिप्रा को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर एक बार फिर लहराया। परमाणु? परमाणु बचाना आया है मुझे? यमदूत के पैरों के नीचे से जमीन और उसके कंठ से चीख एक साथ निकली। लड़की घड़ियाल नाम के इंसान से मिलना चाहती है। घड़ियाल प्रजाति के जानवरों से नहीं, मुझसे मिलने की इच्छा है परमाणु। ले, मिल ले। उफ। लेकिन जानता है घड़ियाल सेठ से मिलने वाला उससे मिलने के बाद कहाँ जाता है? छपाक। मेरे पाले घड़ियालों के पेट में। जैसे सचिन के बल्ले की मार खाकर बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है, वैसे ही घड़ियाल की मार से उस तालाब में जा गिरा परमाणु, जिसमें उन घड़ियालों की भरमार थी जो कई दिनों से भूखे थे। और ये बात परमाणु भी जानता था, लेकिन वह बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। और इसका कारण साफ था कि परमाणु ऐसी हालत में नहीं था कि वह अपना बचाव कर पाए। उसकी आंखों के सामने ब्रह्मांड घूम रहा था। तभी उसे अपनी तरफ बढ़ती हुई मौत नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन परमाणु को बनाने वाले के उस प्रतिरूप रोबोट की आंखों के सामने सारी स्थिति थी। और ये बात उसके रोबोटिक दिमाग में कूट कूट कर भरी गई थी कि जब ऐसी स्थिति हो तो उसे दबाना था वह स्विच, जिसके दबते ही परमाणु हो जाता है ट्रांसमिशन पावर। सामान्य होते परमाणु को शिप्रा की आवाज़ ने चेताया। परमाणु, संभालो अपने आप को, बचो वरना घड़ियाल अपने वारों से तुम्हें मार डालेगा। उफ, शिप्रा की चीख सुनकर मैंने सही समय पर अपने आप को घड़ियाल के वार की लाइन से अलग कर लिया, वरना इस बार शायद मुझे रोबोट भी नहीं बचा पाता। अब मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि घड़ियाल का घड़ियाली शक्ति से भरा वार मेरे शरीर पर ना टकराए, और साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखना है कि मैं जो वार करूं वह ज़ोरदार और सटीक हो, ताकि इससे मेरी लड़ाई जल्दी से जल्दी निपट जाए। उफ। पूरी सावधानी के बावजूद चोट खाई बैठा परमाणु और जकड़ गया घड़ियाल की बाहों के मजबूत शिकंजे में। मेरे हाथों में फंसने वाला बहुत बदनसीब होता है परमाणु, क्योंकि जो भी इनमें फंसा मैं उसे अपनी जान पर मार कर ऐसे तोड़ता हूँ जैसे गन्ने को तोड़ा जाता है। उफ। इसकी भुजाओं के शिकंजे से छूटने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ताकत में इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मुझे वह स्विच दबाना चाहिए जो मुझे प्रदान करता है सूक्ष्म रूप। पावर टेस्टिंग कंटिन्यूड। वंडर मॉलिकुलर पावर। किसी छोटी मछली की तरह घड़ियाल के हाथों से फिसल गया परमाणु और तुरंत ही अपने असली रूप में आया। इसकी ताकत का मुकाबला करने के लिए मेरे पास अब एक ही तरीका है कि परमाणु रस्सी से बांधकर इसे बेबस किया जाए। पावर टेस्टिंग कंटिन्यूड। एक्सक्लूसिव एटॉमिक रे। और फिर की जाए इसकी धुनाई। गुड, मेरा आइडिया काम कर गया।
अब घड़ियाल को घुटने टेकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रुक जा परमाणु, रोक दे अपने हाथों को, वरना इस लड़की की गर्दन काट कर सीधा घड़ियालों के तालाब में गिरेगी। ओह, घड़ियाल के उन साथियों ने शिप्रा को पकड़ लिया है। मुझे उनकी बात माननी होगी, वहीं तो वे सचमुच शिप्रा को मार डालेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो परमाणु? तुम रुक क्यों गए? देश को भयानक बमों के धमाकों में झोंकने वाले घड़ियाल नाम के उस शैतान को खत्म कर दो। मेरी चिंता मत करो। ये तो मेरा सौभाग्य परमाणु की मेरी जान की कीमत पर देश के एक बड़े गद्दार की जान मिल रही है। रुको मत परमाणु, खत्म कर डालो उसे। नहीं शिप्रा, नहीं। मैं जानते बूझते तुम्हें मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता, अंजाम चाहे जो भी हो। अब अंजाम तो एक ही होगा परमाणु, तेरी मौत घड़ियाल के हाथों। उफ, घड़ियाल के इन वारों में पहले से अधिक तेजी है, लेकिन अब मैं इसके वारों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं शिप्रा को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। वह हलक फाड़कर चीख रही थी। मेरी चिंता छोड़कर खुद को संभालो परमाणु, भगवान के लिए सुनो परमाणु, मेरी सुनो परमाणु। चुप कर, वरना गला काटकर हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूंगा। थाए थाए। बोलती बंद करने वालों की बोलती बंद करती चली गई वे दो गोलियां, जो छूटी थी फर्ज की उस मशीन के हाथों में थमे सरकारी रिवॉल्वर से। अपने साथियों की चीख सुनकर घड़ियाल भी उधर पलटा। ओह तू? ना ना, तुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तू वही इंस्पेक्टर स्टील है जिसने राजनगर में आयरन के साम्राज्य को खत्म किया है। टनाक! लेकिन तू घड़ियाल के हाथों खत्म होने के लिए दिल्ली क्यों आ गया? यहाँ से तेरा कबाड़ा ही वापस राजनगर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जुर्म की इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कानून के सामने उसे रेत के ढेर की तरह ध्वस्त होना ही होता है। तू भी ऐसे ही ध्वस्त होगा घड़ियाल। इसे जितना मौका दिया जाएगा ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा, इसलिए परमाणु ब्लास्टों से इसे बेबस करना एकदम सही फैसला होगा। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये परमाणु ब्लास्ट इतने पावरफुल ना हो जो उसकी जान ले लें। पावर टेस्टिंग कंटिन्यूड, एक्सक्लूसिव एटॉमिक पावर। परमाणु ब्लास्टों ने घड़ियाल को खींच चीखने पड़ाम पुड़ूम, और स्टील के उस वार ने घड़ियाल को धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। बेहोश होकर आलू के बोरे की तरह गिरा वह। सहायता के लिए धन्यवाद परमाणु। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए इंस्पेक्टर। अगर तुम सही समय पर ना आते तो शायद शिप्रा को मैं घड़ियाल के साथियों से ना बचा पाता। पावर टेस्टिंग कंप्लीटेड। परमाणु इज रियल डिस्ट्रॉयर। धन्यवाद तो मुझे आप दोनों का करना चाहिए। आप दोनों ने ही मुझे बचाया और मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं सारी दुनिया को बता सकूं कि पेट्रोल जेली बम के पकड़वाने में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अगर मैं घड़ियाल के साथ साथ पेट्रोल जेली बम के भंडार को भी पकड़वाने में सफल हो जाती तो ये भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती। फिनिश हिम। यहाँ पहुँचने का मतलब है कि तुम पेट्रोल जेली बम के भंडार तक भी पहुँची हो मिस शिप्रा। मैं अपने स्कैनिंग व्यू से देख पा रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे एक बड़ा तहखाना है, और वह तहखाना पेट्रोल जेली बम से भरा हुआ है। एम सेट, फायर अटैक, पीप पीप। इसका श्रेय भी तुम्हें ही मिलेगा। ओह, अचानक स्टील चौंका, और उसके चौंकने का कारण थे वे शब्द जो उसकी स्क्रीन पर उभरे थे। हाईली एक्सप्लोसिव वेपन अटैकिंग डिस्टेंस 800 मीटर। बिना कोई क्षण गंवाए स्टील चीखा, इस लड़की को यहाँ से लेकर भागो परमाणु, क्योंकि यहाँ होने वाला एक भीषण विस्फोट। पड़ाम! ओह नो! क्या था वह जिसने पलक झपकते ही घड़ियाल उसके अड्डे को धूल में मिला दिया? इतना घातक हथियार अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं पता करता हूँ कि क्या था वह। उस विस्फोटक हथियार की जांच करने के लिए थिरकती स्टील की उंगलियां अगर इंसानी होती तो अवश्य पसीने से नहा गई होती। आवाज़ अगर इंसानी गले से निकल रही होती तो ये घोषणा करते हुए निश्चय थर्रा रही होती। वह भीषण विस्फोट ऐसी किरणों ने किया था परमाणु जिसका पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। क्या? अगर उन किरणों का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं है तो फिर वे कहाँ से आई? अंतरिक्ष से? बात तुमने मजाक में कही है परमाणु, लेकिन सच यही है। वे किरणें अंतरिक्ष के एक ग्रह जपोरा से ही आई हैं, मेरे साथ। और मैं हूँ जपोरा ग्रह का सर्वश्रेष्ठ किलर सांत्रो, और मेरा पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद है, पृथ्वी के उस रक्षक को खत्म करना जो सन 2050 में पृथ्वी को जपोरा ग्रह के हमले से बचाएगा। और मेरी खोज बताती है कि वे रक्षक और कोई नहीं, तुम हो।
तुम ही हो निशाना, तुम ही को निशाना बनाकर मैंने उन किरणों को छोड़ा था, लेकिन सौभाग्य से तुम बच निकले। लेकिन तुम्हें आज खत्म होना ही होगा, ताकि हम भविष्य में पृथ्वी पर आक्रमण कर उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में अगर तू जिंदा रहा तो तू धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए भूल जा कि अब तू परमाणु को इन किरणों का निशाना बना पाएगा। सांत्रो पर वार करने के लिए परमाणु तेजी से उड़ा, लेकिन उसके शरीर से कई फीट पहले वह वापस ऐसे उछला जैसे फुटबॉल दीवार से टकराकर वापस उछलती है। उफ! मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना हुआ है, जिसे पार करना तुम हाड़ मास के इंसानों के वश की बात नहीं। स्टील के इस इंसान के बारे में क्या ख्याल है? धड़ाक! खूंखारता से स्टील पर नज़र जमाए संभला हुआ। तुझे तो मैं भूल ही गया था, लेकिन मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक अच्छी तकनीक से बना हुआ रोबोट है। जिस समय हमारा ग्रह पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा, उस समय तू हमारे बच्चों के खेलने के काम आएगा। लेकिन तुझे ऐसे भी छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तू मेरे काम में विघ्न डालेगा। सांत्रों के यंत्रों से निकले जिस पदार्थ ने स्टील के आसपास कैद का निर्माण कर दिया था, स्टील ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उफ, यह पारदर्शी पदार्थ शीशे की तरह पतला है, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। और ना इसे उठा पा रहा हूँ। हजारों किलो वजन है इस साधारण से दिखने वाले पदार्थ में। इधर स्टील बुरी तरह फंस गया था, जबकि इधर परमाणु, उफ, इसकी किरणें हर पल घातक रूप धारण करती जा रही हैं, और मैं इनका किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। ओह! संभलते हुए परमाणु को सुनाई दी सांत्रों की आवाज़। जितना तू अपनी शक्तियों के साथ इस कैद से छूटने को तड़पेगा, उतना ही मुझे आनंद आएगा। हा 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 हा। इस समय तू उन सुपर एटॉमिक छल्लों की कैद में, जो तेरी बेल्ट और पोशाक में समाई एटॉमिक पावर से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। और इस समय ये छल्ले धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में तू इनके बीच फंसकर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। उफ! सांत्रो सही कह रहा है। जल्द ही ये छल्ले सिकुड़कर मुझे खत्म कर देंगे, और मैं इनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन अत्यंत शक्तिशाली एटॉमिक छल्लों के प्रभाव से मेरी बेल्ट को एकदम निष्क्रिय कर दिया है। और ऐसा होने के साथ ही प्रबोध से मेरा संबंध टूट गया है। तभी वो मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। परमाणु के अलग से चीख उबल पड़ी, और यह चीख इस बात का घोतक थी कि पांट ने परमाणु को अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन परमाणु के वह चीख पिघले शीशे की तरह अब तक स्तब्ध खड़ी शिप्रा के कान में गूंजी थी। उफ! परमाणु मौत के मुंह में जा रहा है। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन मैं करूँ क्या? सोच के मैदान में हिरणी की तरह कुलांचे भरता शिप्रा का दिमाग तुरंत ही उस निर्णय पर पहुंचा। सांत्रा के हाथ में जो यंत्र फिट है, उसी की मदद से उसने स्टील को अद्भुत धातु और परमाणु के एटॉमिक किरणों में फंसा रखा है। अगर उन किरणों का संबंध यंत्र से टूट जाए तो शायद परमाणु और स्टील दोनों बच सकते हैं, लेकिन किरणों से उस यंत्र का संबंध तोड़ने के लिए उस यंत्र को तोड़ना ही होगा। और उसे यंत्र को तोड़ने के लिए इंस्पेक्टर स्टील की ये रिवॉल्वर एकदम ठीक रहेगी। शिप्रा ने लपक कर स्टील की रिवॉल्वर उठाई और जबड़े भींचकर खाली करती चली गई। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। परिणाम अद्भुत था। यंत्र नष्ट हो गया, और इसी के साथ परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील की कैद भी नष्ट हो गई। इधर तूने मेरे यंत्र को नष्ट करके अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। अब विनाश उसका नहीं, तेरा होगा सांत्रो, क्योंकि एक तो हम आज़ाद हो चुके हैं, और दूसरा तेरे यंत्र के रूप में तेरी बहुत बड़ी ताकत खत्म हो गई है। थाड़! अब खत्म होने की बारी तेरी है, और तुझे खत्म करने में अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि तू हमारे सामने ठीक ऐसे ही है जैसे शेर के सामने बकरी होती है। अगर मैं समाप्त हो रहा हूँ तो तुम बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। परमाणु, मेरे साथ तुम भी समाप्त होगे, और साथ ही समाप्त होगा ये पूरा शहर, और ऐसा होगा मेरे इस स्विच के दबाने से। क्रोध से भभकते सांत्रो ने अपना बेल्ट से लगा हुआ स्विच दबा दिया। हा 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 हा, और फिर पागलों की तरह ठास कर उठा। अब कुछ ही देर में सुपर एटॉमिक ऊर्जा से भरा मेरा शरीर फट जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा, वैसे ही सुपर एटॉमिक ऊर्जा के कारण ये शहर धमाकों का शहर बन जाएगा। ये शहर नष्ट हो जाएगा, और इस शहर के साथ ही तुम भी नष्ट हो जाओगे, और ऐसा होने के साथ ही पृथ्वी को गुलाम बनाने का हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सात्रो। परमाणु जब तक जिंदा है ऐसा कभी नहीं होगा। अपने उड़ने की शक्ति के हर कतरे को आज इस्तेमाल किया था परमाणु ने, और उसे ले जाकर पहुंचा अंतरिक्ष में। तू इसी अंतरिक्ष से कहीं से आया था सांत्रो, जा इसी में खो जा। वापस लौटते हुए परमाणु को अपने पीछे सुनाई दिया वह धमाका। अब सुरक्षित है मेरा शहर और धरती। फड़ाम!
जल्दी परमाणु इंस्पेक्टर स्टील और शिप्रा के सामने खड़ा उनकी जिज्ञासा शांत कर रहा था। वह खत्म हो चुका है, अब हमें कोई खतरा नहीं। उसका अंत देखकर उसके गृहवासी निश्चित ही ये जान गए होंगे कि अगर भविष्य में उन्होंने पृथ्वी पर हमला किया तो उनका भी बुरा हश्र होगा। यू आर राइट परमाणु, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि जिस अपराध को खत्म करने में दिल्ली आया था उससे संबंधित सारे अपराधी खत्म हो चुके हैं। नहीं, उस अपराध से संबंधित एक अपराधी अभी बाकी है इंस्पेक्टर, और वो अपराधी है मेरे पापा। इन्होंने चंद रुपयों के लिए अपना ईमान ही नहीं, अपनी वर्दी, अपना फ़र्ज़ भी बेच दिया। शिप्रा के पिताजी इंस्पेक्टर मिश्र को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। शाबाश शिप्रा, तुमने दिखा दिया कि तुम बहादुर और सूझबूझ वाली ही नहीं, देशभक्त और कानून पसंद लड़की भी हो। तुम्हारे साथ डिस्को जाकर बहुत खुशी होगी। विनय को तुम्हारे साथ डांस करने में मज़ा आ गया विनय, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इस सोच में उलझा हुआ है कि परमाणु को मेरा नाम कैसे पता चला। मैं तो उससे पहले कभी नहीं मिली और ना मैंने उसे अपना नाम बताया था, फिर वह मेरा नाम। लीव इट शिप्रा, जब परमाणु मिले तो उससे पूछ लेना, अभी तो डांस का मजा लो। परमाणु से ऐसी गलती इसलिए हो गई क्योंकि परमाणु के साथ साथ वह विनय भी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।